हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने सहारनपुर जीएस हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी के बारे में बात की थी। आई होप आपकी समझ में भी आया होगा। सारी बांध मैंने इस पे बता दिए थे, कौन सी नदी कहां से निकली, कहां पे मुहावना बनाया, किसकी कौन सी सहायक नदी है, सारी बात टॉपिक के ऊपर हमारी क्या हो गई थी, चर्चा हो चुकी थी। आज हमारी है उससे अगली नदी जिसका नाम है कावेरी नदी। आज हमारी कौन सी नदी है? ये छोटी नदी है, इसको हम बाद में देखेंगे। आज पहले बात करेंगे हम कावेरी नदी के बारे में। किस नदी के बारे में? कावेरी। सबसे पहले हम बात करते हैं कावेरी नदी के बारे में। ध्यान रखना, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अभी बताऊंगा मैं, कावेरी पूरी हो जाएगी जब, उसके बाद बताऊंगा दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों हम कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, क्यों हम गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दोनों का कंफ्यूजन मैं अभी दूर कर दूंगा। पहले मैं कावेरी पढ़ा दूं, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। दूसरा पॉइंट होता है हमारा कि कोई नदी कितने राज्यों में प्रवाहित हो रही है। तो कावेरी नदी हमारे 3 राज्यों में बहती है। एक तो केरल, एक है हमारा कर्नाटक, तीसरा है हमारा तमिलनाडु। तीसरा हमारा तमिलनाडु। दो पॉइंट बताए मैंने अभी। कावेरी नदी कितने राज्यों में बहती है? 3, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। दूसरा पॉइंट बताया मैंने, इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो मैं भी आपको बताता हूं। सबसे पहले ये जो कावेरी नदी है, केरल में एक पहाड़ी पड़ती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। केरल राज्य में एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? केरल राज्य में एक पहाड़ी पड़ती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। इस ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कावेरी, जो तमिलनाडु के पास बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती है। कहां पे? बंगाल की खाड़ी। कहां पे अपना जल डालती है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती है। कितने राज्यों से बह रही? 3 से। ये केरल, ये कर्नाटक, इससे आगे तमिलनाडु। इस कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में एक बस्ती पाई जाती है जिसका नाम है कराईकल। पूछेगा कि कराईकल किस नदी के डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती है। तो कराईकल किस नदी के डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है? हमारा कावेरी नदी के। कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में पुदुचेरी की एक बस्ती है जिसका नाम है कराईकल। मैंने यनम बताया था, आंध्र प्रदेश में यनम है, किस नदी के क्षेत्र में था? कृष्णा नदी के। कावेरी के कौन सा है? कराईकल। ठीक है। इस नदी में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है हेमवती। कौन सी? हेमवती मिलती है इसमें आकर, और हमारा अर्कवती। पूछेगा तुमसे हेमवती और अर्कवती, हेमवती और अर्कवती किसकी सहायक नदी है? तो किसकी है? हमारी कावेरी की। एक नदी और मिलती है इसमें, अमरावती। कौन सी? अमरावती नदी। अमरावती नदी किसकी सहायक नदी है? हमारी कावेरी नदी की। इस अमरावती नदी की विशेषता यह है कावेरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। कावेरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है,
किस नदी की कौन सी सबसे लंबी सहायक नदी है? जैसे मंजीरा गोदावरी की, तुंगभद्रा कृष्णा की, अमरावती कावेरी की। सबसे लंबी तो आपको ध्यान रखनी है। बाकी इसकी जो सहायक नदी जैसे हेमवती, अर्कवती, एक और है इसकी सहायक नदी सीमासा नदी। सीमासा किसकी सहायक नदी है? कावेरी नदी की। ठीक है, इस नदी पर कुछ जलप्रपात भी है, जैसे हमारा केरल में इसमें कर्नाटक में इसमें 2 जलप्रपात हैं, शिव सुंदरम जलप्रपात और हमारा दूसरा है इसमें कृष्णराज बांध। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है हमारी? देखिए कैसे कृष्णराज और कैसे कावेरी, किस नदी पर है हमारी? कावेरी नदी पर। किस राज्य में? कर्नाटक में। तमिलनाडु में भी एक जलप्रपात, एक बांध है, इसमें मैटूर बांध। तो मैटूर बांध किस नदी पर है हमारी? कावेरी नदी पर। किस राज्य में? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ही इस पे एक जलप्रपात भी है, स्टैनली जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? स्टैनली जलप्रपात। तो स्टैनली जलप्रपात और मैटूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। किस राज्य में? हमारा तमिलनाडु में। शिव सुंदरम जलप्रपात और शिव कृष्णराज बांध, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है? देखो कंफ्यूजन नहीं होना, शिव सागर बांध दूसरा है, शिव सुंदरम जलप्रपात दूसरा है। शिव सुंदरम जलप्रपात कावेरी पर है, शिव सागर कृष्णा पर है। कृष्णराज सागर बांध हमारा कावेरी पर है। मैटूर बांध और स्टैनली जलप्रपात हमारा कावेरी पर है। इसे क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की, दक्षिण की गंगा। ठीक है, ये थी हमारी कावेरी नदी। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा क्यों कहते हैं, गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा क्यों कहते हैं। देखो यहां लिख के हमने गंगा, यहां पे हमारी गोदावरी, यहां पे भी हमारी गंगा, यहां पे हमारी कावेरी नदी। अब आपका भी कंफ्यूजन नहीं होने क्योंकि दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा में क्यों कंफ्यूजन होती है आप? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता अभी पूरा। देखो क्या कॉन्सेप्ट है इसका। गंगा क्या है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। कैसी नदी है? सबसे लंबी सहायक, सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? गंगा। और गंगा पवित्र नदियों में से एक क्या है? पवित्र नदी है। सबसे पवित्र नदियों में से सबसे पवित्र नदी है। एक कैसी नदी है? पवित्र नदी है। कैसी नदी है? एक पवित्र नदी है। क्यों हम इसको पवित्र नदी कह रहे हैं? क्योंकि इसके किनारे ही हमारा क्या लगता है? कुंभ लगता है। क्योंकि इसके किनारे स्थित है हरिद्वार, और हरिद्वार में क्या लगता है? 12 साल में एक बार कुंभ मेले का आयोजन होता है। किसका आयोजन होता है? कुंभ के मेले का आयोजन होता है। और इसकी विशेषता ये है, ये वर्ष भर बहती है, वर्ष भर बहती है। भाई गंगा क्या है? एक पवित्र नदी है, क्योंकि एक धार्मिक नगर भी इसके किनारे स्थित है। कौन सा? हरिद्वार। भारत की सबसे लंबी नदी है। वर्ष भर इसमें क्या जल बहता रहता है, कभी बरसात का जल और कभी ग्लेशियर का जल। ये थी हमारी गंगा नदी। अब देखो गोदावरी। गोदावरी क्या है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। और गोदावरी भी कैसी नदी है?
एक पवित्र नदी है। क्यों हम पवित्र कह रहे हैं? क्योंकि इसके किनारे स्थित है नासिक, एक शहर है नासिक, और नासिक में भी क्या होता है, कुंभ के मेले का आयोजन होता है। इस बिहाफ पे कि भाई जैसे हरिद्वार में कुंभ लगता है, भारत में 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। एक तो हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज में संगम है जो गंगा यमुना का, वहां पे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, और नासिक में गोदावरी के किनारे। तो नासिक से ही निकलती है कौन सी, गोदावरी। इस गोदावरी के किनारे क्या होता है, कुंभ मेला लगता है। इस कुंभ मेले के, इस पवित्र और कुंभ के कारण इस गोदावरी की तुलना किससे कर दी हमने, गंगा से कर दी। तो इसीलिए गंगा को कहते हैं हम दक्षिण भारत की गंगा। क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की, क्योंकि वो तो भारत की सबसे लंबी नदी होगी, या दक्षिण की सबसे लंबी नदी है। या तो भारत की होगी, या सिर्फ भारत की बोल दो या उत्तर भारत की बोल दो, बात एक ही है। ये दक्षिण की होगी। इसके किनारे भी कुंभ मेला लग रहा है क्योंकि इसके किनारे स्थित है नासिक। जब इसके किनारे कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, इसी कारण इस गोदावरी की तुलना किससे करती, गंगा से करती। इस गंगा से तुलना करने के कारण इसको इसीलिए कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। समझ में आया कि दक्षिण भारत की गंगा से क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है। दूसरी आती है हमारी कावेरी। कावेरी को कहते हैं हम दक्षिण की गंगा। क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा। देखो कावेरी को, कावेरी के किनारे कुंभ मेले का आयोजन तो होता नहीं, हमें इतना तो हमें पता है, 3 नदियों के किनारे कुंभ मेले का आयोजन होता है हमारा। हमें पता गोदावरी नदी कैसी नदी है, बरसाती नदी है। कैसी नदी है, बरसाती नदी है, क्योंकि पूरे 12 महीने तो उसमें जल बहता नहीं। किसमें, गोदावरी में। जब वर्षा अधिक होगी तो उसमें क्या, पानी का स्तर बढ़ता है। यदि वर्षा ना हो तो उसमें पानी बहुत कम हो जाता है, जिस कारण से यह इस वाली कंडीशन को क्या नहीं करती, गंगा की पूरी नहीं करती। इस वाली को तो पूरी कर रही है, इसलिए से दक्षिण भारत की गंगा कह दिया। इस वाली कंडीशन को पूरी कौन करती है, कावेरी। कावेरी में क्या है, ये उपवाद है दक्षिण भारत की गंगा का, ये वर्ष भर बहती है। क्या होती है, वर्ष भर बहती है। बहने का मतलब वर्ष भर में पानी रहता है। वर्ष भर भारत की किस नदी में पानी रहता है, गंगा में। तो इसी कारण इसकी तुलना किससे करती, कावेरी की गंगा से। तो कावेरी को कह दिया दक्षिण की गंगा, क्योंकि कावेरी नदी भी क्या है हमारी, वर्ष भर पानी बहता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा, सर जब कावेरी में वर्ष भर पानी बह रहा है तो पिन्नार, कृष्णा, गोदावरी इनमें क्यों नहीं बहता। देखो बताता हूं। यहाँ पे जब मैं आपको पहाड़ी पढ़ा रहा था, यहाँ पे मैंने पहाड़ी पढ़ाई थी आपको। यहाँ पे कुछ पहाड़ी थी, जैसे आपको पता है कार्डिमम की पहाड़ी, नीलगिरी पर्वत था हमारा, और हमारा पालनी की पहाड़ी थी हमारी, हमारा अन्नामलाई की पहाड़ी थी। तो जब मानसून हमारे इधर से आते हैं, जब हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून आते हैं, वो क्या करते हैं, इन पहाड़ी से टकराते हैं और वर्षा कहां करते हैं, इस नदी में। इस प्रकार से मानसून ऊपर जाते हैं, क्योंकि पहाड़ है इधर, तो इन सारी नदियों में क्या आता है, पानी आता है। तो आते हुए मानसून ने वर्षा की तो सब नदियों में क्या, पानी का स्तर बढ़ा। कावेरी में बढ़ा, पिन्नार में बढ़ा, कृष्णा में बढ़ा, गोदावरी में बढ़ा। लेकिन जब मानसून लौटते हैं, जब हमारे मानसून क्या होते हैं, जब हमारे मानसून लौट के आते हैं, इधर से आते हैं मानसून ऐसे, इस प्रकार से। तो ये मानसून आके टकराते कि नहीं, इन दक्षिण भारत की पहाड़ियों से टकराते हैं और वर्षा कहां करते हैं, इस गोदावरी। क्योंकि मैं कह रहे बंगाली खाड़ी से घूमते हुए टकराते कहां है, दक्षिण भारत की पहाड़ियों से। पहाड़ी से टकराने के कारण वे वर्षा कहां करते हैं, कावेरी नदी के क्षेत्र में। उस वर्षा होने के कारण इस कावेरी नदी में आते हुए मानसून भी वर्षा करते हैं और जाते हुए मानसून भी वर्षा करते हैं। बाकी जो और नदियां हमारी, गोदावरी, कृष्णा, पिन्नार और महानदी, इनमें सिर्फ आते हुए मानसून वर्षा करते हैं या दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा करते हैं। लेकिन कावेरी एक ऐसी नदी है जिसमें आते हुए मानसून भी वर्षा का पानी पाया जाता है, और जब मानसून लौटते हैं वो क्या करते हैं, कोरोमंडल तट पर, मैंने बताया था ना तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट बोलते हैं, तो इस कोरोमंडल तट पर क्या करते हैं, वर्षा करते हैं, जिसके कारण इस कावेरी नदी में
आते हुए मानसून ने भी वर्षा की और लौटते हुए मानसून ने भी वर्षा की, जिस कारण इस नदी में वर्ष भर पर जल पाया जाता है। इसी कारण से वर्ष भर जल बहने के कारण से ही इसे क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा। अब कभी आप भूलने के नहीं कि इसे दक्षिण की गंगा क्यों कहते हैं, इसे दक्षिण भारत की गंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ जहां से निकलती है उसके किनारे है नासिक। नासिक में क्या होता है, कुंभ मेला। कुंभ मेला होने के कारण इसकी तुलना किससे कर दी, गंगा से, तो उसे कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा या बूढ़ी गंगा या वृहद गंगा। गंगा में जैसे वर्ष भर पानी पाया जाता है, इस कारण कावेरी, ये उत्तर भारत में पानी पाया जाता है इस नदी में, इसमें दक्षिण भारत में, तो इसकी तुलना इससे कर दी, इसे कहते हैं दक्षिण की गंगा, इसे कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। एक और नदी है हमारी यहाँ दक्षिण में, तामपर्णी नदी, यहाँ पे तमिलनाडु में। कौन सी नदी, तामपर्णी नदी। कौन सी नदी है, तामपर्णी नदी है। ये कहां से निकलती है, ये मां तमिलनाडु की पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती है। इसकी क्या विशेषता है, ये भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है, भारत की सबसे दक्षिणतम क्या है, ये नदी है। तो भारत की सबसे दक्षिणतम नदी कौन सी है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तामपर्णी नदी क्या भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है। कहां से निकली, तमिलनाडु में जो पहाड़ी है नीलगिरी पर्वत है वहां से निकलती है। और इधर क्या है हमारा, पाक की खाड़ी, जो किस में स्थित है, हमारी बंगाल की खाड़ी में। तो इस बंगाल की खाड़ी में स्थित है पाक की खाड़ी। तो कभी मिल जाए तामपर्णी नदी कहां पर अपना जल डालती है, या तो आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगा या पाक की खाड़ी देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या करती है, अपना जल डालती है। ये थी हमारी उत्तर भारत की नदियां, नहीं उत्तर भारत की नहीं, बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालने वाली नदियां। उसके बाद मैंने बताया था कि वे नदियां जो अपना जल किधर डालती हैं, अरब सागर में। वे नदियां जो अपना जल क्या करती है, अरब सागर में डालती है। अब उनमें से भी एक दो नदी की चर्चा आज हम कर लेते हैं। अगली क्लास में क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे कि कौन सी नदी कहां पर अपना जल डालती है। ये थी हमारी बंगाल की खाड़ी में डालने वाली। देखो अब कौन सी हमारी अरब सागर में जल डालने वाली नदी, अरब सागर में जल गिराने वाली नदी। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नर्मदा नदी की। किसकी, नर्मदा नदी की। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अपनी नर्मदा नदी की। देखो सबसे पहली बात, नर्मदा नदी कितने राज्यों में बहती है, सबसे पहला आपको क्वेश्चन ये है। तो नर्मदा नदी हमारी दो राज्यों में बहती है। कौन सी, यहां पे मिलेगी आपको नर्मदा नदी इस प्रकार से बह रही है, खंबात की खाड़ी, किधर, यहां पे हमारी खंबात की खाड़ी, या यहीं पे हमारा अरब सागर। अरब सागर में स्थित हमारी, अरब सागर में स्थित हमारी खंबात की खाड़ी। तो कभी आपको अरब सागर मिलेगा देखने को, कभी खंबात की खाड़ी, एक मिलेगा कोई ना कोई सा। इस खंबात की खाड़ी में जल डालती है कौन सी, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी हमारी मध्य प्रदेश और गुजरात, एमपी और गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात दो राज्यों में बहती है हमारी कौन सी, नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश और गुजरात। दूसरा पॉइंट है इस नदी में, अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है ये। अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी। मैं ये नहीं बता रहा कि भारत की सबसे लंबी नदी है या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। मैं बता रहा हूं कि जो अरब सागर में सबसे गिराने, अरब सागर में जो जल गिरा रही नदियां, उनमें जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, हमारी नर्मदा नदी। कौन सी नदी है हमारी, नर्मदा नदी। ठीक है,
जब अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है तो उसकी कुछ ना कुछ लंबाई भी होगी। तो इसकी लंबाई है हमारी 1312 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 1312 किलोमीटर लंबाई है। अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। 2 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है। दूसरा, तीसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, ये जो नर्मदा नदी है, ये रही हमारी, ये निकली यहां से, इस प्रकार से बहती है। इसने अपना जल डाल दिया किधर? ये रहा हमारा अरब सागर। यहां मिलेगा आपको खंबात की खाड़ी। ये निकलती है मध्य प्रदेश में। एक पठार पाया जाता है जिसका नाम है अमरकंटक का पठार। अमरकंटक का पठार। क्योंकि अमरकंटक के जो पठार है उसका विस्तार 2 राज्यों में है, एक मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़। एक मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़। तो ये नदी निकलती है कहां से? जो अमरकंटक के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश में है ना, उस वाले क्षेत्र से निकलती है हमारी कौन सी? नर्मदा नदी। कौन सी नदी निकलती है हमारी? नर्मदा नदी निकलती है। जो देखो सारी नदी किधर से? पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, लेकिन नर्मदा नदी कैसी है? जो पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है। कैसी नदी है? जो पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर बहती है। तो नर्मदा कैसी नदी है? जो पश्चिम से, पूरब से पश्चिम की ओर। बाकी वो नदी जो पढ़ाई हमने अब तक में किधर? पश्चिम से पूरब की ओर। लेकिन नर्मदा किधर? ये पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है, बाकी नदी पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है। जब ये नदी अमरकंटक की पठार से निकलती है और आगे की ओर बढ़ती है, तो मध्य प्रदेश में इस नदी के किनारे एक पहाड़ी पाई जाती है जिसे कहते हैं भेड़ाघाट की पहाड़ी। भेड़ाघाट की पहाड़ी एग्जाम में पूछा हुआ है कि भेड़ाघाट की पहाड़ी किस नदी, किस राज्य में और किस नदी के किनारे है? तो भेड़ाघाट की पहाड़ी हमारा नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। फिर ये नदी आगे बढ़ती है। इस नदी के किनारे एक शहर है जबलपुर। जबलपुर। तो जबलपुर शहर हमारा किस नदी किनारे है? तो जबलपुर शहर हमारा नर्मदा नदी के किनारे है। इस जबलपुर में जब ये नदी पहुंचती है तो यहाँ पे ये 3 जलप्रपात का निर्माण करती है। एक का नाम है धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। एक का नाम है कपिलधारा जलप्रपात, एक का नाम है दुग्धधारा जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात और दुग्ध जलप्रपात कहां पे? हमारा मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। किस नदी पर? हमारा नर्मदा नदी पर। एक बार आपसे पूछा हुआ था कि धुआंधार जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? धुआंधार की पूछा था, धुआंधार की बता देते हैं 10 मीटर। तो धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात और दुग्धधारा जलप्रपात किस राज्य में? मध्य प्रदेश। किस नदी किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। किस जिले में? जबलपुर जिले में। ठीक है। फिर नदी जबलपुर से आगे की ओर बढ़ती है। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है होशंगाबाद। कौन सा? एक जिला पड़ता है होशंगाबाद। तो होशंगाबाद किस नदी किनारे है? हमारा नर्मदा के। इस होशंगाबाद में एक नदी आके मिलती है, छोटी सी नदी है तवा नदी। कौन सी नदी मिलती है? तवा नदी। पूछेगा कि तवा किसकी सहायक नदी है? तवा नदी अपना जल किस नदी में जाके डालती है? तो तवा नदी अपना जल किस नदी में डाल रही है? नर्मदा में। तो नर्मदा की सहायक नदी कौन होगी? तवा। और इस तवा नदी पर ही एक परियोजना बना रखी मध्य प्रदेश सरकार ने, तवा परियोजना। तो तवा परियोजना भी हमारी किस नदी पर है? तवा नदी पर। किस राज्य में है? हमारी
मध्य प्रदेश राज्य में। क्या कौन सी परियोजना है? तवा परियोजना। ठीक है, उसके बाद ये नदी प्रवेश कर लेती है हमारा इधर गुजरात हो गया, फिर प्रवेश कर लेती है गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। जब ये नदी गुजरात में प्रवेश करती है तो इस पे नदी पर एक परियोजना है, एक बांध है हमारा सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध हमारा किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। किस राज्य में? हमारा गुजरात राज्य में। कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध। किस नदी पर? नर्मदा पर। कौन सा बांध? सरदार सरोवर। किस राज्य में? गुजरात में। इस नदी के किनारे गुजरात का एक शहर है बड़ौज। तो बड़ौज शहर किस नदी के किनारे है? पूछा हुआ है कि बड़ौज शहर किस नदी के किनारे है। तो बड़ौज शहर हमारा नर्मदा नदी के किनारे है, गुजरात का एक शहर है। ठीक है, जब ये नदी आगे की ओर बढ़ती है तो गुजरात में ये एक द्वीप का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? गुजरात में ये नदी एक द्वीप का निर्माण करती है, जिस द्वीप का नाम है साधु बेट द्वीप। कौन सा द्वीप है? साधु बेट द्वीप। तो पूछेगा कि साधु बेट द्वीप है वो किस नदी के किस नदी पर है? तो साधु बेट द्वीप है हमारा नर्मदा नदी पर। इस साधु बेट द्वीप पर ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है? एक प्रतिमा का आवरण किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक क्या है? मूर्ति है इस पर बनी हुई। नर्मदा नदी के किनारे जो साधु बेट द्वीप है, इस द्वीप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक मूर्ति का निर्माण किया गया। वो मूर्ति किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। क्या नाम है उस मूर्ति का? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। उस मूर्ति का नाम है हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो भारत में, उसमें किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस द्वीप पर? साधु बेट द्वीप पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। देखो कितने सारे क्वेश्चन है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है? भारत में। भारत के किस राज्य? गुजरात। किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। किस द्वीप पर? साधु बेट द्वीप पर। यह द्वीप किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। ऐसे पढ़ा करो एक दूसरे से मैच करते हुए। देखो ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ये क्या? विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति। देखो ऐसे कैसे याद करोगे? जब ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है तो उसकी ऊंचाई कितनी है? 183 मीटर। कितनी है? 183 नहीं 182 मीटर, लगभग 592 फीट। कितनी है? लगभग 592 फीट, 183 मीटर। देखो ऐसे याद करो, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, प्रतिमा किसकी है? भारत में। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। क्या नाम दिया गया इसको? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। किस द्वीप पर है? साधु बेट द्वीप पर। यह द्वीप किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। तो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे क्या बना है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर की। उसके बाद यह नदी अरब सागर में जाकर, नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर अपना जल क्या कर देती है? डाल देती है। नर्मदा नदी अरब सागर या खंबात की खाड़ी में जाकर अपना जल डाल देती है। और नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का क्या करती है? निर्माण करती है। अभी जब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे मैं बताऊंगा कि ये एस्चुरी होती क्या है या ज्वार नंद मुख होता क्या है। जैसे जो हमारी बंगाली खाड़ी में जो नदी जल डाल रही थी, वो क्या कर रही थी? बंगाल की खाड़ी में पहुंची और अपना जल बहुत सारी
धाराओं में क्या कर दिया उन्होंने, प्रवाहित कर दिया। इस प्रकार से पंजे की आकार का बना दिया, यानी कि एक नदी जल ला रही है, फिर वो जल क्या होगा, बट गया, कुछ जल इसमें चला गया, कुछ 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 इसमें। जब कोई नदी बहेगी वो अपने साथ क्या लेकर आएगी, अवसाद, धूल, कण, मिट्टी, पत्थर सब कुछ लेकर आएगी। वो क्या कर देती है, वो इन क्षेत्रों में लाके क्या कर देती है, छोड़ देती है, जिससे किसका निर्माण होता है, डेल्टा का। किसका निर्माण होता है, डेल्टा का। यानी कि जो नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल डाल रही है वो किसका निर्माण करती है, डेल्टा का। लेकिन जो नदी अपना जल अरब सागर में डाल रही है वो किस प्रकार से, सपोज करो ये कोई पठार है, ये क्या है, कोई पठार है, कोई नदी इस पर बह रही है और उसने यहां से बाद इसका जल कैसे जाएगा, एकदम से जाएगा। तो बताओ ये जो धूल, कण, मिट्टी के अवसाद थे वो यहाँ पे रुकेंगे या डायरेक्टली समुद्र में जाएंगे। तो वे क्या करती है, नदी अपने जो अवसाद है वो कहाँ पे छोड़ देती है, डायरेक्टली समुद्र में। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी में वो क्या कर देती है, अपने मुहाने पर इकट्ठा करती रहती है। तो जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती है ना नदियां, वो अपने अवसाद अपने मुहाने पर लाकर छोड़ देती है, जिससे किसका निर्माण होता है, डेल्टा का। लेकिन अरब सागर में जो नदी अपना जल डाल रही है वो क्या करती है, नदी आ रही है एकदम से पानी नीचे गिरा तो अवसाद भी उसके साथ क्या चले जाएंगे, समुद्र में इकट्ठा हो जाएंगे। उसे कहते हैं एस्चुरिया, ज्वार, नद, मुख। पूछता है कि एस्चुरी का निर्माण किस नदियों के द्वारा होता है, तो नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदी ऐसी हैं जो एस्चुरी का क्या करती है, निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी भी क्या करती है, एस्चुरी का या ज्वार, नद, मुख। तो अब आपके समझ में आ गया होगा ना कि ये एस्चुरी होती क्या है। जब नदी के द्वारा बहकर लाए गए अवसाद डायरेक्टली क्या समुद्र में डाल दिए जाते हैं तो वो क्या होती है, एस्चुरी। जब नदी के द्वारा लाए गए अवसाद उसके मुहाने पर इकट्ठा कर दिए जाते हैं, जिससे क्या एक दलदली भूमि का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, हम डेल्टा कहते हैं। बंगाली खाड़ी में जितनी नदी अपना जल डालने वो किसका निर्माण कर रही है, डेल्टा का। लेकिन जो अरब सागर में अपना जल, देखो यहां से जल आया वो क्या जाएगा, एकदम जाएगा, सारे के सारे अवसाद कहां चले जाते हैं, एकदम से नीचे की ओर भागते हैं, जिसके कारण ये नदी क्या करती है, ऐश्वर्या, ज्वार, नद, मुख का क्या करती है, निर्माण करती है। तो ये थी हमारी नर्मदा नदी तंत्र, यानी कि नर्मदा नदी में हम कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है, कौन कौन से इस पे शहर स्थित है। एक बार और देखो, नर्मदा नदी दो राज्यों से बहती है, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये क्या किसका निर्माण करती है, ऐश्वर्य का निर्माण करती है। दूसरा, नर्मदा नदी की विशेषता क्या है, ये अरब सागर में अपना जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। लंबाई कितनी है इसकी, 1312। नर्मदा नदी की दर से किधर को बह रही है, देखो ये दिशा पूरब, ये पश्चिम। ये नदी की दर से पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, नहीं पूरब से पश्चिम की ओर। बाकी और नदी किधर जा रही है, पश्चिम से पूरब की ओर। लेकिन नर्मदा और ताप्ती ये किधर से पूरब से किधर की ओर बहेंगी, पश्चिम की ओर। ये पॉइंट हो गया। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से हुआ, मध्य प्रदेश में एक पठार पाया जाता है, अमरकंटक का पठार, वहां से निकलते हैं कौन सी, नर्मदा नदी। फिर नर्मदा नदी आगे की ओर बढ़ती है, इसी किनारे एक घाट है, भेड़ा घाट की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, भेड़ा घाट की पहाड़ी। किस राज्य, मध्य प्रदेश में। फिर नदी आगे की ओर बढ़ती है, एक शहर पड़ता है जबलपुर। जबलपुर कहां से है, मध्य प्रदेश में। जबलपुर शहर में ही 3 जलप्रपात का निर्माण करते हैं। कौन कौन से, धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात और दूधधारा जलप्रपात। ये किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। किस राज्य में, गुजरात में, ओ मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में। एक बार धुआंधार की लंबाई भी पूछी थी, तो कितनी है, 10 मीटर। फिर नदी आगे की ओर बढ़ती है, एक शहर पड़ता है होशंगाबाद, मध्य प्रदेश का जिला है होशंगाबाद। होशंगाबाद में एक नदी आती है, तवा नदी, दक्षिण से। तवा नदी किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की। इस तवा नदी के बारे में क्या विशेषता है, पूछा हुआ है कि तवा परियोजना किस नदी पर है, तो तवा नदी पर। किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। उसके बाद ये नदी गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात में इस नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध या परियोजना। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। फिर नदी आगे की ओर बढ़ती है, एक गुजरात का शहर है बड़ौद शहर। तो बड़ौद शहर किस नदी किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे। फिर नदी आगे की ओर बढ़ती है, इस नदी किनारे एक द्वीप है जिसका नाम है साधुवेट द्वीप। ये साधुवेट द्वीप क्या है, इस पे हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति का निर्माण कराया जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी। आपसे पूछेगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी में किसकी मूर्ति है, तो
भारत के बिस्मार्क यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या विशेषता है इसकी? विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। कितनी है इसकी ऊंचाई? 182 मीटर या 592 फीट की है। उसके बाद ये नदी कहाँ? खंबात की खाड़ी अरब सागर में अपना जल डालती है और फिर वहां क्या करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान रखना, ऊपर की ओर एक पठार है हमारा, यहाँ पे पठानी एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है हमारी, ये हमारी विंध्याचल। ये पर्वत कौन सा है? विंध्याचल पर्वत। कौन सा है? विंध्याचल। और नीचे की ओर है हमारा सतपुड़ा। तो आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच से प्रवाहित होती है? तो नर्मदा नदी किन दो पर्वत के बीच से बह रही है? तो ये नदी विंध्याचल और, नोट करके लिखना, विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। पूछा हुआ है कि नर्मदा नदी किन दो पर्वतों को अलग करती है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा को अलग करती है कौन सी? नर्मदा नदी। देखो सपोज करो कभी दोनों पर्वत एक हुए करते थे, विंध्याचल और सतपुड़ा, पृथ्वी के अंदर क्या हुई? कंपन हुई, जिससे क्या होगी? इनके बीच में दरार पड़ गई। पहले एक होया करते थे ऐसे, फिर इनके बीच में दरार पड़ गई तो जगह बन गई। जब दरार पड़ी तो बीच से क्या होने लगी? कोई छोटी नदी बहने लगी। छोटी नदी बहते बहते क्या होगी? बड़ी होगी। फिर क्या हो गया? बहते बहते इसने अपना जो उसकी नदियों की अपनी मूल अवस्था होती है वो उसने क्या कर ली? प्राप्त कर ली। तो यहीं पे पूछा जाता है कि भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी, अब ये भ्रंश घाटी क्या होती है? अब आप ये भी तो पूछोगे ना, भ्रंश घाटी होती क्या है? ये हमारी नर्मदा नदी, ये हमारा सतपुड़ा और ये हमारा विंध्याचल। देखो ये विंध्याचल, ये सतपुड़ा, इसके बीच से बह रही है नर्मदा नदी। यानी कि दो पर्वतों का ऊपर का और उठा हुआ हिस्सा और नीचे का भाग क्या होगा? चौड़ा होगा। यानी कि दो पर्वतों के बीच से बहने वाली नदी जो दोनों को क्या कर रही है? अलग कर रही है, उसे कहते हैं भ्रंश घाटी। यानी कि भूमि के अंदर धसा हुआ भाग। ये देखो, ये सपोज करो भूमि है, ये भी भूमि है, ये भी भूमि है, लेकिन जो इसके बीच में जगह बन रही है ये वाली, ये क्या भूमि? इसका मतलब क्या? धसी हुई है। यानी कि भूमि का वह भाग जो नीचे की ओर धसा हो उसे क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी। भ्रंश कर गए नीचे की ओर। तो इस भ्रंश घाटी से कौन सी नदी बह रही है? हमारी नर्मदा नदी। तो यहीं से बनता है कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। ये आज की क्लास में हमने बात की नर्मदा नदी तंत्र की। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे ताप्ती नदी और अरब सागर में गिरने वाली अन्य नदियों के बारे में। आई होप आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।